गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम करेंगे सेल्फ असेसमेंट 1 का सेक्शन नंबर सी। ये आज हम क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 से। क्वेश्चन नंबर 27 में हमें पूछा है एक कंपाउंड X of sodium is used as an antacid and it decomposes on strong heating. Name the compound X and give its chemical formula. Write a balanced chemical equation to represent the decomposition of X. Give one use of compound X besides an antacid. तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें पूछा है कि आपके पास सोडियम की एक कंपाउंड है, सोडियम की एक कंपाउंड है जो एंटासिड के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है और जिसे स्ट्रांगली हीट करने पर वो डीकम्पोज हो जाता है। उस कंपाउंड का नाम बताइए। तो हम करते हैं। तो जिस कंपाउंड के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, तो सोडियम के ऐसे दो कंपाउंड्स हैं जो हम एंटासिड के तौर पे यूज़ करते हैं। एक है सोडियम बाइकार्बोनेट और दूसरा है सोडियम कार्बोनेट। तो इसका आंसर ये हो सकता है और ये भी हो सकता है। लेकिन हमें और भी सवाल में दिया है इट डीकम्पोजेस ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। तो इनमें से ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जब इसे स्ट्रॉन्ग हीट किया जाता है तो ये ही डीकम्पोज हो जाता है। सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। जो हमारा आंसर होगा दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये मिल गया हमें। यहाँ पे जो कंपाउंड की बात हो रही थी दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट, ये हमें मिल गया। राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द डिकम्पोजिशन। तो इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट और इसे हम जब हीट करते हैं Na2CO3 प्लस H2O CO2। तो यहाँ पे दो सोडियम है और यहाँ पे एक, इसे दो से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दो सोडियम, दो हाइड्रोजन, दो कार्बन, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, दो ऑक्सीजन आपके 6, 2 × 3 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे एक 4, यहाँ पे 2 6, बैलेंस हो गया। ठीक है। और उसके बाद और एक क्वेश्चन भी दिया है इसमें, गिव वन यूज ऑफ कंपाउंड X बिसाइड्स एन एंटासिड। तो ये जो कंपाउंड मैंने यहाँ पे लिखा सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका और एक इस्तेमाल पूछा है। तो पहले तो हम इसे एंटासिड के तौर पे यूज़ करते हैं और जो दूसरा है हम फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जैसे ही ये मेटल बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये एक मेटल बाइकार्बोनेट है, और जैसे ही ये एसिड के संपर्क में आता है तो ये बनाता है सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस फायर एक्सटिंग्विश करने में हमारी बहुत हेल्प करता है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन को आप देखिए, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ केक्स बेकिंग पाउडर इज यूज्ड। केक बनाने के लिए हम बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। इफ एट होम योर मदर यूजेस बेकिंग सोडा इंस्टेड ऑफ बेकिंग पाउडर, हाउ विल इट अफेक्ट द टेस्ट ऑफ द केक एंड व्हाई। तो बहुत ही बढ़िया सा सवाल है।
सवाल में ये दिया है कि घर में जब हम केक बनाते हैं तो केक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, केक बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। ये बेकिंग पाउडर क्या है? बेकिंग पाउडर होता है बेकिंग सोडा और उसके साथ टार्टरिक एसिड। ठीक है, बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड का एक कॉम्बिनेशन है। तो क्वेश्चन में ये दिया है कि मान लीजिए आपने बेकिंग पाउडर की जगह अगर बेकिंग सोडा का इस्तेमाल आप करोगे तो क्या होगा। तो देखिए, बेकिंग सोडा में क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट है बेकिंग सोडा। इसे हम केक में मिलाएं और जैसे ही हम इसे हीट करेंगे तो ये क्या देगा, सोडियम कार्बोनेट देगा, वाटर देगा और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। ये जो सोडियम कार्बोनेट होता है ये एक बेस है और इसका जो टेस्ट होगा ये बहुत ही बीटर होगा। इस बीटर टेस्ट को ख़त्म करने के लिए, इस बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेकिंग पाउडर में क्या मिलाते हैं, टार्टरिक एसिड मिलाते हैं, जिससे ये जो बेस है ये थोड़ा सा न्यूट्रल हो जाए और जो केक हम बना रहे हैं वो खाने लायक हो। ठीक है, हाउ इज बेकिंग सोडा बी कन्वर्टेड इनटू बेकिंग पाउडर। अब जो बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा को हम बेकिंग पाउडर में कैसे बदलें। देखो, बेकिंग सोडा में अगर टार्टरिक एसिड आप मिक्स कर देते हो तो वो बन जाएगा आपका बेकिंग पाउडर। और एक क्वेश्चन दिया है, व्हाट मेक्स द केक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। जो केक होता है, केक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी क्यों होता है। देखो, जैसे ही हमने डो में बेकिंग पाउडर को मिक्स किया और जैसे ही हमने उसे हीट किया हमें सोडियम कार्बोनेट मिला, वाटर मिला और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला। यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपके केक को सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने ये रहा। स्टेट द रीजन्स फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ सवाल दिया है और हमें उसका रीजन देना होगा। तो पहला क्वेश्चन दिया है, नॉन मेटल्स कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड। जो नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल जो होता है वो एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता। ठीक है, नॉन मेटल्स कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड। तो क्वेश्चन में ये आपसे दिया है। चलिए क्वेश्चन को हम बड़े तरीके से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, नॉन मेटल कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। देखो, जब कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमें देता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। जैसे कि मैंने मान लीजिए सोडियम को लिया, अगर सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें मिलेगा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। लेकिन अगर मैं कार्बन लेता हूँ जो कि एक नॉन मेटल है और इसका रिएक्शन मैं करता हूँ अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगा। ऐसा क्यों होगा, थोड़ा सा ध्यान से इस बात को समझिए। जो मेटल होता है, ये मेटल है और यहाँ पे मैंने एसिड लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया।
जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और यही इलेक्ट्रॉन जो है ये हाइड्रोजन रिसीव करता है, जिससे हाइड्रोजन गैस बनता है और सॉल्ट बनता है। अगर यहाँ पे मैंने सोडियम लिया होता, ठीक है। लेकिन 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 ये कार्बन के केस में क्या है, ये थोड़ा सा ध्यान से आप समझो। ये जो कार्बन होता है ये एक नॉन मेटल है। आपका जो कार्बन है ये एक नॉन मेटल है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा। अगर नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा तो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिलेगा तभी हाइड्रोजन गैस बनेगा। देगा कौन? मेटल देगा। लेकिन यहाँ पे तो मेटल नहीं है, नॉन मेटल है। नॉन मेटल कभी इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, ये लेता है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन लेता है, इलेक्ट्रॉन इसे भी चाहिए और इसे भी चाहिए, तो यहाँ पे ये भी लेगा, ये भी लेगा। लेकिन देगा कौन? यहाँ पे कोई देने वाली पार्टी यहाँ पे नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 को सॉल्व करते हैं। राइट 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, गिव वन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ईच। तो हमारे बॉडी में जो 3 तरह के ब्लड वेसल हैं, हमें उन 3 टाइप के ब्लड वेसल के नाम लिखना है और उसके साथ साथ उनका एक एक फीचर उसके बारे में भी हमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर नहीं, यहाँ पे और एक क्वेश्चन है, छूट गया, ये क्वेश्चन छूट गया। हाइड्रोजन इज नॉट ए मेटल येट इट इज प्लेस्ड इन द एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। ये दिया है, जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन गैस है। गैस का मतलब क्या? ये नॉन मेटल है। गैस का मतलब नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल अगर है तो हाइड्रोजन को हमें मेटल के साइड में नहीं रखना चाहिए। जो रिएक्टिविटी सीरीज होता है ना, रिएक्टिविटी सीरीज जो होता है, रिएक्टिविटी सीरीज मेटल का होता है, नॉन मेटल का नहीं होता। तो हमें हाइड्रोजन को मेटल के साइड में नहीं रखना होगा या फिर नहीं रखना चाहिए। जैसे कि अगर आपने पीरियोडिक टेबल अगर देखा होगा तो आपने शायद देखा होगा कि आपके ग्रुप नंबर 1 में हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 1 में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और ये शायद, तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर को थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए। हाइड्रोजन ये तो कोई मेटल नहीं होता, लेकिन इसे हाइड्रोजन तो एक गैस है, मतलब ये एक नॉन मेटल है। लेकिन हम इसे मेटल में भी, हम इसे जो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल जो होता है, मतलब हम इसे मेटल की लिस्ट में भी शामिल करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक प्रॉपर्टी है कि वो खुद अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, जो प्रॉपर्टी मेटल के पास होता है। तो ये प्रॉपर्टी हाइड्रोजन के पास है, इसीलिए हाइड्रोजन को हम मेटल में भी काउंट करते हैं। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ेंगे। Aluminium is more reactive than iron, yet its corrosion is less than that of iron. तो यहाँ पे जो सवाल दिया है
ये आपसे क्वेश्चन में दिया है, जब हम रिएक्टिविटी सीरीज लिखते हैं तो रिएक्टिविटी सीरीज जब लिखते हैं तो वो क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान से आप देखिएगा। रिएक्टिविटी सीरीज जब हम लिखते हैं तो ये है हमारा रिएक्टिविटी सीरीज। और सबसे जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो पोटेशियम, और सबसे जो कम रिएक्टिव होता है वो होता है प्लैटिनम। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में पूछा है, रिएक्टिविटी सीरीज में एल्यूमिनियम आगे आता है और जो आयरन है वो, अगर ये दोनों की बात हम अगर करें तो एल्यूमिनियम आगे है और आयरन पीछे है। तो इसका मतलब ये हुआ एल्यूमिनियम और आयरन के बीच में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एल्यूमिनियम है। ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें पूछा है, अगर ऐसा है तो आयरन का जो ऑक्साइड है, अगर ऐसा है तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और आयरन के ऑक्साइड में एल्यूमिनियम ऑक्साइड को स्टेबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड को स्टेबल नहीं होना चाहिए, आयरन का ऑक्साइड स्टेबल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये जो केस है, यहाँ पे ये केस उल्टा है। ऐसा क्यों है? देखो, एल्यूमिनियम और आयरन के बीच में नो डाउट एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, लेकिन एल्यूमिनियम जब भी ऑक्सीजन के साथ मिलके ऑक्साइड बनाता है, ये जो ऑक्साइड है ये बहुत ही स्टेबल है, ये बहुत ही स्टेबल होता है, जो एल्यूमिनियम के सरफेस के ऊपर चिपक के रहता है। लेकिन आयरन के केस में ऐसा नहीं होता। आयरन जब भी मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है आयरन का ऑक्साइड, जिसे हम कहते हैं रस्ट कहते हैं। और ये जो रस्ट क्या होता है, ये आयरन के सरफेस के ऊपर ऐसे नहीं रह पाता, ये नीचे गिर जाता है, उसके सरफेस से अलग हो जाता है। ठीक है, जिसके चलते जो आयरन का जो आर्टिकल है ये थोड़ी दिन के अंदर गायब हो जाता है। ठीक है, ये थोड़ी दिन के अंदर बिल्कुल ही गायब हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने। In one of his experiments with pea plants, Mendel observed that when a pure tall pea plant is crossed with a pure dwarf pea plant in the first generation, F1, only tall plants appear. मेंडल ने जब पी प्लांट लेके एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने एक प्योर टॉल प्लांट लिया और जिसे क्रॉस पॉलिनेट करवाया प्योर ड्वार्फ प्लांट के साथ, और उन्हें पहले जनरेशन में ही सारे के सारे टॉल प्लांट्स मिले। पहले जनरेशन में उन्हें सारे के सारे टॉल प्लांट्स मिले। व्हाट हैपेंस टू द ट्रेड्स ऑफ द ड्वार्फ प्लांट इन दिस केस? तो यहाँ पर जो ड्वार्फ प्लांट के जो ट्रेड थे वो किधर गए, ये हमसे पूछा है। और इसमें और एक क्वेश्चन भी दिया है,
व्हेन द F1 जनरेशन प्लांट्स वेयर सेल्फ फर्टिलाइज्ड, जब हमें F1 जनरेशन में जो प्लांट्स मिले, जब हम उन्हें सेल्फ फर्टिलाइज किए, he observed that in the plants of a second generation F2 both tall plants and dwarf plants were present. तो उन्हें सेकेंड जनरेशन में टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट दोनों ही दिखाई दिए. Why it happened? Explain briefly. तो ऐसा क्यों हुआ, इसे आप डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को बहुत ही डिटेल के साथ हम एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है, पूरे डिटेल में हम इसे एक्सप्लेन करेंगे. तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 30. तो मेंडल ने यहां पे एक टॉल प्लांट को लिया और यहां पे एक शॉर्ट प्लांट को लिया. जो टॉल प्लांट है उसके हर एक सेल में कैपिटल टी के ट्रेट्स होंगे जो टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ड्वार्फ प्लांट के हर एक सेल में स्मॉल टी मतलब ड्वार्फ कैरेक्टर के ट्रेट्स होंगे. ठीक है, तो ये प्लांट जब बनाएगा, आपका गैमेट बनाएगा, तो गैमेट में क्रोमोसोम आधा हो जाता है, कैपिटल डी अलग, और यहाँ पे स्मॉल टी और स्मॉल टी अलग. तो F1 जनरेशन में हम क्या करते हैं, F1 जनरेशन में हम क्रॉस पॉलिनेट करेंगे. क्रॉस पॉलिनेट हम करेंगे. तो मान लीजिए ये मेल गैमेट है और ये फीमेल गैमेट है. तो ये मेल गैमेट ये फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करेगा तो कैपिटल और स्मॉल बनाएगा, या फिर ये इसके साथ भी फ्यूज कर सकता है, कैपिटल और स्मॉल बनाएंगे, या फिर ये इसके साथ भी फ्यूज कर पाएगा, कैपिटल और स्मॉल बनाएगा, या फिर ये इसके साथ फर्टिलाइज करेगा तो कैपिटल और स्मॉल बनाएगा. तो यहाँ पर हमें ये जो चार मिले ये क्या हैं, ये चार हमें ऑफस्प्रिंग मिले. ऑफस्प्रिंग, ये चार हमें ऑफस्प्रिंग मिले. अब इन चारों ऑफस्प्रिंग में आप देख सकते हो कैपिटल टी प्रेजेंट है, मतलब जो टॉलनेस का जो ट्रेट है, जो टॉलनेस का जो कैरेक्टर है वो प्रेजेंट है. मतलब जो आपका टॉलनेस बिल्कुल ही डोमिनेंट हो गया, आपका जो टॉलनेस का कैरेक्टर है ये बिल्कुल ही डोमिनेंट हो गया. और ये जो स्मॉल टी है, ये जो स्मॉल टी है ये बन गया आपका रिसेसिव. ठीक है, टॉल टी या फिर कैपिटल टी आपका डोमिनेंट और स्मॉल टी आपका रिसेसिव हो गया. तो डोमिनेंट ट्रेट के प्रेजेंस में आपका रिसेसिव ट्रेट ये शो नहीं करता, ये अपना जो कैरेक्टर है ये एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, ये उसके अंदर छिप के रह जाएगा. तो F2 जनरेशन में क्या होता है ये भी हम थोड़ा सा देख लेंगे. चलिए F2 जनरेशन भी कर लेते हैं. F2 जनरेशन, तो मुझे F1 जनरेशन में जितने भी सारे एम्ब्रियो मिले थे सारे टॉल प्लांट होंगे ना, तो ये टॉल प्लांट हो गया यहाँ पे. अब इसमें यहाँ पे हर एक सेल में कैपिटल टी और स्मॉल टी के ट्रेट्स होंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी के ट्रेट्स होंगे. तो मैंने यहाँ पे एक सेल बनाया और यहाँ पे भी एक सेल बना दिया. अब ये गैमेट बनाएगा कैपिटल और स्मॉल, क्योंकि गैमेट में क्रोमोसोम या फिर जीन आधा हो जाता है, तो ये भी बनाएगा आपका कैपिटल और एक स्मॉल. ठीक है, सेल्फ फर्टिलाइज करेंगे. अभी सेल्फ फर्टिलाइज करेंगे. अगर ये वाला गैमेट इसके साथ फर्टिलाइज करता है तो कैपिटल बनाएगा, या फिर ये वाला गैमेट इसके साथ फर्टिलाइज करेगा तो कैपिटल और स्मॉल बनाएगा. ये वाला गैमेट इसके साथ फर्टिलाइज करेगा तो कैपिटल और स्मॉल बनाएगा.
ये वाला अगर इसके साथ फर्टिलाइज करेगा तो स्मॉल और स्मॉल बनाएगा। तो आप देख सकते हो कि सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ, जो रिसेसिव ट्रेड था हमारा स्मॉल टी, अब ये अपना कैरेक्टर जो है, ये जो अपना कैरेक्टर है यहाँ सेकेंड जनरेशन में एक्सप्रेस कर पाया। मतलब ये जो रिसेसिव कैरेक्टर था ये पूरी तरह से गायब नहीं हुआ था, बस डोमिनेंट ट्रेड के प्रेजेंस में ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया था। लेकिन F2 जनरेशन में जब उसे मौका मिला तो उसने क्या किया और एक रिसेसिव ट्रेड के प्रेजेंस में अपना कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर पाया। तो हमें यहाँ पर 3 टॉल प्लांट मिलेंगे और एक शॉर्ट प्लांट मिलेगा। तो बात एकदम क्लियर हुई? तो बात एकदम क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहां तक। चलिए आगे का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, हाउ विल यू क्रिएट एन आर्टिफिशियल aquatic ecosystem which is self sustainable? ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक आर्टिफिशियल एक्वाटिक इकोसिस्टम के बारे में पूछा है। आर्टिफिशियल एक्वाटिक इकोसिस्टम के बारे में पूछा है मतलब हमसे इसने ये कहा है कि आप एक एक्वेरियम को बनाओ विच इज सेल्फ सस्टेनेबल, जो खुद अपने आप को साफ रख सकता है। सो देखो, जो छोटे छोटे फिश टैंक्स होते हैं उनमें तो हम मछलियाँ रख देते हैं और उस फिश टैंक को हम एक वीक में एक बार या फिर 2 बार हम उस टैंक को साफ करते हैं। यहाँ पर सेल्फ सस्टेनेबल के बारे में बात हो रही है, तो इसका मतलब हमारा जो फिश टैंक होगा ये थोड़ा सा बड़ा होगा और जिस टैंक में हम कुछ एक्वाटिक प्लांट्स को रखेंगे जो ऑक्सीजन बनाएंगे, जो फोटोसिंथेसिस करेंगे, और जो एक्वाटिक एनिमल्स जैसे फिशेस हो गए हम उस एक्वेरियम में रखेंगे, उन्हें फूड प्रोवाइड करेंगे और उसके साथ साथ उस एक्वेरियम को पूरी तरह से साफ भी रखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं।